अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाबी सूरत हाल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में जारी मानसून बारिशों की वजह से और भारत की तरफ से छोड़े गए पानी की वजह से जो सतलुज, रावी और चिनाब में शदीद तोग़यानी आई है और पंजाब में तबाही मची है। अब ये पानी सिंध की तरफ जाना शुरू हो चुका है और सिंध के गुड्डू बैराज में ये पहुँचना शुरू हो चुका है। अब सिंध की इस हवाले से तैयारी क्या है, हमें ये डिस्कस करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो कि मुसलसल कह रहे हैं कि मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है और इस टाइम सिंध में, कराची में बहुत शदीद बारिशों की एक प्रेडिक्शन भी है और बारिशें मुसलसल हो भी रही हैं और आने वाले 24 से 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। और अभी तक 1,21,700 लोग जो कच्चे के इलाकों में मौजूद थे उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुज़म्मिल साहब, सिंध को कितनी तैयारी की मज़ीद ज़रूरत है? मेरे ख्याल में सिंध को बहुत वक्त मिला है तैयारी का। आप देखें, अभी भी कल तक पानी ने सिंध पूरी तरह पहुंचना है और पिछले 10 दिन से पानी पंजाब में है और 15 दिन से सैलाब की बात है। तो सिंध को तैयारी का एदाद शुमार, देखें भारत ने पंजाब को तो सही एदाद शुमार नहीं दिए, मार्जिन नहीं। और आप कह सकते हैं कि पंजाब था ब्लाइंड था, पंजाब की हुकूमत ब्लाइंड थी कि हमें नहीं पता था इंडिया से कितना पानी आ रहा है, कोई डाटा नहीं शेयर किया गया था कि वो छोड़ने से पहले नहीं बताते, छोड़ने के बाद बताते हैं। तो पंजाब को तो आप कह सकते हैं कि पंजाब के लिए काफ़ी सरप्राइजेस थे इस सैलाब में पानी के हवाले से। लेकिन जैसे जैसे पूरा पंजाब गुजर के पानी सिंध पहुंच रहा है तो एक तो सिंध को वक्त बहुत मिला है, सिंध के पास डाटा एक्यूरेट है, सिंध को सारी सूरत हाल पता है, सिंध ब्लाइंड नहीं है, सिंध को वक्त भी मिला है और डाटा भी है। मेरे ख्याल में सिंध की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को एवैक्यूएट भी किया है, वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिंध में जो सैलाब से जो तबाही होनी है, जो लोगों को रकबा ज़ेरे आब आना है, वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में सिंध को इतनी तैयारी ज़रूर हो गई होनी चाहिए कि ना तो वहाँ को माल मवेशी का नुकसान होना चाहिए, जानी नुकसान नहीं, और ना देखिए, एक तो माल मवेशी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और एक जानी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, फसलें तो उठा के गवर्नमेंट कहीं लेके नहीं जा सकती है ना, फसलें तो वहाँ मौजूद रहेंगी और रकबा जो ज़रूरी रकबा है उसका नुकसान तो कोई कैटर नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन इवैक्यूएशन के लिए सिंध को बहुत टाइम मिला है और जानवरों के लिए बहुत टाइम मिला है। तो मेरे ख्याल में सिंध का रेस्क्यू जो है वो बहुत एग्जाम्पलरी होना चाहिए। और सिंध में ये दुरुस्त है कि कराची भी अपनी जगह एक मसाइल का शिकार है और कराची में बारिशों की वजह से कराची की पिछले दिनों सूरत हाल भी बहुत ख़राब थी कि एक दिन बारिश होती है और कई दिन पानी निकलता नहीं है, वहाँ पानी खड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई 8 लाख क्यूसेक की तैयारी की हुई है और 8 लाख क्यूसेक हो या ना हो ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सतलुज में और पानी भी इंडिया ने छोड़ा है जो कैचअप करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो पानी पंजाब में तबाही इतनी फैलते हुए फैलाते हुए वहाँ तक कम हो रहा है और सैलाब उस तरह नहीं है जिस तरह पंजाब में था वैसे सिंध में। तो मेरे ख्याल में सिंध की बचत भी होगी और सिंध की तैयारी भी बेहतर होगी। और हमें जो है वो खुद भी कह रहे हैं कि कमिश्नर ने तमाम इनखला की चीज़ें पूरी कर ली हैं और थरपाकर, ठट्ठा, हैदराबाद, कराची, जामशोर और दादू जो है उनको भी किया। लेकिन वहाँ अगले 2-3 दिन बारिशों की पेशन गोई भी है और शदीद बारिशों की पेशन गोई है। ये बेशक पानी कम आ रहा है लेकिन बारिशें जब होंगी तो वो ऐड ऑन करेंगी। बिल्कुल, आप मेरी बात समझें। ये जो इस वक्त पानी के साथ बारिशें हैं ना, ये दोनों चीजें मिलकर जो हैं ये ऐड ऑन करेंगी और ये है। बहरहाल शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि हुकूमत सिंध के कायम करदा 155 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स हैं। 5,848 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। 33,803 अफराद को इलाज की सहूलत दी गई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे कुछ मुख्तलिफ हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो उसी मकाम पर मौजूद है जहां पानी आएगा, सैलाब आएगा। 7 से 9 सितंबर तक के दरमियान सैलाब की प्रेडिक्शन है कि वहां पानी आ सकता है, लेकिन अभी भी लोग वहां पर मौजूद है। लेकिन ये भी तो है ना कि घर छोड़ने पर नहीं छोड़ते। देखिए, सतलुज, रावी और चिनाब में बेशक ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन फिर ये जब सिंध में शामिल होंगे और वहाँ से बड़े सैलाबी रेला नहीं बन रहा और कुल गुंजाइश 7.25 लाख क्यूसेक पिक है और कह रहे हैं कि पानी इससे कम होगा। तो सिंध की मुझे तबाही कम नज़र आती है पंजाब की निस्बत। सिंध की तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए और वहाँ गुंजाइश भी ज़्यादा है
और उनके डेल्टा का भी मसला है। तो मेरे ख्याल में सिंध में हमें वो तबाही नहीं नज़र आएगी जो पंजाब में नज़र आई है। सिंध शुड बी वेल प्रिपेयर्ड और हमें जो है उसमें सिंध के लिए हमारी तो गुड होप्स हैं कि सिंध शुड परफॉर्म बेटर देन पंजाब। 7 से 8 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल होगा सिंध में। हाँ, लेकिन उनके पास 8 लाख की वो गुंजाइश भी है, तो वो दे शुड, उनको इस काबिल होना चाहिए कि वो इसको जो है वो अपने तौर पे कैटर कर सकें। मतलब सर 2 साल पहले का कच्चे के इलाके का जरूर इशू होगा, उन्होंने कच्चे के इलाके को इवैक्यूएट भी कराया है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मुझे अभी भी मैं ये कहूँगा कि सिंध की सूरत हाल पंजाब से बेहतर रहनी चाहिए और हमें सिंध में जो है जो कम नुकसान देखने को मिला। ये 2-2.5 साल पहले जो सिंध में सैलाब आया था उसकी सूरत हाल आपको याद होगी? मेरा ख्याल है उससे सिंध को सीखा होगा, सिंध ने तैयारी की ये तो वक्त बताएगा। हाँ, 2022 नहीं होगा सिंध में अब 2022। जिन लोगों के घर डूब गए थे, जिन लोगों का माल बह गया था, आज इस टाइम पे उनको घर भी मिल रहे हैं और उनकी चीजें, उनका माल सही सलामत उनको मिल रहा है इतने अरसे के बाद। कैसे उन लोगों ने गुजर बसर किया होगा, कैसे वो लोग रहे होंगे? देखिए ना, अगर पंजनत से 6.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा भी जाए तो गुड्डू तक पहुंचने तक वो पानी आधे से भी कम रह जाता है जी। जब गुड्डू बराज से पानी की कुल गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक है और सक्कर बराज से पानी की गुंजाइश 9 लाख है, इसलिए मशरकी दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब हो भी तो सिंध में सुपर फ्लड का कम इम्कान होता है। हाँ जी। आप ये बात समझें, जब पंजाब में सुपर फ्लड हो भी रहा हो तो वो पानी ट्रैवल करता करता जब सिंध पहुंचता है तो सिंध में सुपर फ्लड का इम्कान नहीं होता है। तब तक वो पानी ने पंजाब में तबाही काफ़ी मचा दी होती है, लेकिन उसके नतीजे में वो उतनी तबाही सिंध में नहीं पहुंचाता। इस साल की ये कैलकुलेशन है, पंजाब की भी यही कैलकुलेशन है, सिंध की भी यही कैलकुलेशन है, इसीलिए हमें सिंध गवर्नमेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि सिंध में तबाही कम होगी। अब ये जो अगले 3 दिन बारिशें हैं वो कितनी तबाही लाते हैं, कराची की बारिशें क्या लाती हैं, वो सब अपनी जगह है और आप बारिशों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लाउड बर्स्ट भी हैं, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, सैलाब बढ़ जाता है। अब हमने जैसे बुनीर में देखा, जैसे केबी में क्लाउड बर्स्ट से देखा, चकवाल में क्लाउड बर्स्ट देखा, तो क्या बारिशों की वजह से सिंध के सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी? वो अपनी जगह है। जो पानी आ रहा है उसकी सूरत हाल पे हम कुछ असेसमेंट कर सकते हैं और जो बारिश की सूरत हाल है उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा असेसमेंट नहीं कर सकते कि कितनी बारिश होगी, क्योंकि इस साल बहुत अनप्रिडिक्टेड बारिशें हो रही हैं और जहाँ क्लाउड बर्स्ट हैं, बारिशें हैं। कराची में जितनी बारिश हुई है कोई रिकॉर्ड टूटा है, अंदरूनी सिंध भी बारिशें होने का इम्कान है अगले 3 दिन। पानी भी आ रहा है और बारिशें ये इकट्ठी आ रही हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा ख़तरे की बात मुझे लग रही है। मुज़म्मिल साहब, इसके साथ ही साथ अमेरिका से भी इमदाद पाकिस्तान में पहुंच चुकी है इन सैलाब मुतासिरीन के लिए, ये असल हकदार तक पहुंच पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा बरतानिया ने भी को 45 करोड़ डॉलर की पाउंड की इमदाद जो है वो पाकिस्तान को दी है और डायरेक्ट दी है सूबाई हुकूमतों को, तो इंटरनेशनल मदद। लेकिन हमारा 2022 का तजर्बा है कि जितनी कमिटमेंट होती है इंटरनेशनली उतने पैसे आते नहीं हैं। लोग कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन 2022 में तो हमने फंड रेजिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन हमें गिला यही है कि जितने प्लेजेस हुए वो सारे के सारे पूरे नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में मैं आपको इंडियन पंजाब की इसमें मिसाल देना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान के पंजाब की सूरत हाल है वैसी सूरत हाल इंडियन पंजाब की भी है, लेकिन वहाँ बहुत सारे मुखय्यर लोगों ने, स्टार्स ने गाँव के गाँव अडॉप्ट किए हैं कि वो इन गाँवों को रिहेबिलिटेट करेंगे, लोगों का नुकसान पूरा करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मुखय्यर हजरात हैं, कॉरपोरेट इकॉनमी है, अमीर लोग हैं, उन्हें भी गाँव के गाँव और इलाकों के इलाके अडॉप्ट करने चाहिए और कहना चाहिए कि देखें मैं ये 10 देहात रिहेबिलिटेट करूँगा। मुज़म्मिल साहब, सिंध में बहुत से लोगों ने घर बनवा के दिए हैं उन नहीं, वो घर इंटरनेशनल डोनेशन से बने हैं, लोगों ने नहीं बनवा के दिए। बहुत से लोगों ने इमदाद की है। अब वो मंजर आम पर नहीं आते, वो सोशल मीडिया के जरिए नहीं बताते, तो अगर की है तो अच्छी बात है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता कि लोग करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे यहाँ रिलीजियस चैरिटी का बहुत रवाज है, लेकिन सोशल चैरिटी का इतना रवाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, जितना तबाही पंजाब में हो गई है और जितनी तवक्को है सिंध का भी ज़रिए, तो पाकिस्तान के मुखय्यर लोगों को सामने आकर जो लोगों का नुकसान है वो हमें अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान में दौलत की कोई कमी नहीं है,
पाकिस्तान में अमीर लोगों की भी कमी नहीं है, जो अमीर हैं वो अमीर बहुत अमीर हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं। मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के अमीर लोगों को इस वक्त सैलाब के मुतासरीन को डायरेक्ट सैलाब के मुतासरीन तक पहुंच के मदद करनी चाहिए। गांव के गांव, जिस तरह इंडियन मॉडल को देखें कि वहाँ लोगों ने गांव के गांव अडॉप्ट किए हैं कि ये पूरा गांव मेरे ज़िम्मे है, मैं इस गांव की सड़कें भी बनाऊंगा, घर भी बनाऊंगा, इनका ज़रूरी नुकसान भी पूरा करूंगा, इनके माल मवेशी भी पूरे करूंगा। तो आप भी, मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान में ये रिवाज शुरू नहीं हुआ है। हमारी जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारी लोगों को जी उसको सामने आना चाहिए और इसमें हाथ बटाना चाहिए और लोगों के लिए खड़े होना चाहिए। मुझे अभी भी बुनीर के हवाले से भी ये गिला है कि वो फंड रेजिंग बुनीर के लिए भी नहीं हो सकी जिसकी हमें तवक्को थी। कोई हमें पंजाब में उस तरह फंड रेजिंग के कैंप्स बुनीर के लिए नज़र नहीं आए। अब पंजाब के लिए, पंजाब में भी मुझे उस तरह फंड रेजिंग लोगों को निकलना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलना चाहिए। और ये नुकसान हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम सबको आगे बढ़कर ये नुकसान, एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका घर बार, आपका माल मवेशी, कारोबार सब तबाह हो जाए सब। अब ये जो लोग हैं सैलाब मुतासरीन हैं, ये 20-30 साल पीछे जिंदगी के चले गए, इन्होंने जीरो से शुरू करना है। अब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनके लिए एक एक पैसा, एक एक चीज़ इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि हमें फैमिलीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, गाँव अडॉप्ट करने चाहिए और इस पर हुकूमत को भी एक मॉडल बनाना चाहिए ताकि लोग आएँ तो डायरेक्ट लोगों को गांव दिए जा सकें, फैमिलीज दी जा सकें और वो उन तक डायरेक्ट उनके साथ हो जाएं और मदद पहुंचा सकें। इस वक्त पाकिस्तान में इस जो कैंपेन है इसकी भी बहुत ज़रूरत है। ये ठीक है कि हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमतों को सारा नुकसान पूरा करना चाहिए, मैं हुकूमतों को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे रहा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमतों के साथ इनफरादी जिम्मेदारी भी है, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है। और जो कैंप्स में लोग मौजूद हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। पीने का साफ पानी तक उन लोगों के पास मौजूद नहीं है, और सोचें ख़वातीन की ज़रूरत क्या है, बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए होता है, दूध की ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है। तो ये सबकी इनफरादी जिम्मेदारी बनती है। अमेरिका से जो सामान आया, इमदादी सामान, उसमें खैमे, जनरेटर्स और पानी निकालने वाली मशीन्स शामिल हैं। पानी निकालने वाली मशीनों की हमें बहुत ज़रूरत है। जिन जगहों में पानी आ गया है वो पानी वहाँ से निकालना है। अब ये नहीं हो सकता कि वो पानी कई कई महीने उन गाँव में खड़ा रहे, बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो इस पानी को निकाल के वापस दरिया में फेंकना कि ये अपने रास्ते पर चल पड़े, और गांव के गांव से पानी निकालना, लोगों के घरों से, ज़मीनों से पानी निकालने के लिए हमें पानी निकालने वाली मशीनों की बहुत ज़रूरत है और भी ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में इसमें गवर्नमेंट को इसकी बाइंग भी करनी चाहिए। और ये एक पानी आने से तबाही हुई है, एक पानी वहाँ रहेगा तो तबाही होगी, लिहाजा वो पानी निकालना भी ज़रूरी है ताकि लोग अपनी जगह सूख कर वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें और कुछ रिहेबिलिटेट हो सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये पाक फ़ौज को भी इसका क्रेडिट जाता है। पाक फ़ौज ने संभाल लिया है बहुत से जगहों को, इलाकों में, वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, काम चल रहा है। और लेकिन सूरत हाल अभी भी बड़ी मुश्किल है। जो लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं उनके घर का सारा सामान ख़राब हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी अशिया ख़राब हो चुकी हैं, और लोगों के लिए रहने के लिए एक कमरा तक अब जो है हम देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल से वो एक कमरे में रहेंगे, गुजर बसर करेंगे, खाने के लिए अशिया नहीं है, और गुजर कर जाना उस इलाके से शुरू करेंगे ना। कैसे पहली बात कितना ये कि उनके वहाँ से पानी निकलेगा तो जिंदगी शुरू करेंगे, खेतों में से पानी निकलेगा तो ज़राअत शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल में पानी निकालना भी तो एक काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अब पंजाब की भी सूरत हाल डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, और पीडीएम में डीजी पीडीएम में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने सैलाब से मुतालिक ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। पंजाब में ओवरऑल सूरत हाल क्या है? सैलाब से 14,96,363 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जबकि 42 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। और इसी पर बात करेंगे मज़ीद। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्योंकि रावी के मकाम पर पानी की जो सतह है वो कम होना शुरू हो चुकी है, लेकिन सतलुज में अभी भी ख़तरा वैसे का वैसे है। पानी भारत की तरफ से मज़ीद छोड़ने की इत्तलात बर वक्त मौसूल हो चुकी है। अभी की जो अपडेट है उसके हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में ही है कि किस तरीके से पंजाब के मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स का सामना पूरे पंजाब को इस साल रहा, और 26 अगस्त की रात से किस तरीके से चनाब और फिर साइमल्टेनियसली रावी और सतलुज ऑलरेडी हमारा वो हाई फ्लड में था, और अब ये सुपर फ्लड पंजाब का 2025 कई शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। आप क्विकली, मैं अगर आपको रन डाउन दे सकूं, तो आपने देखा कि किस तरीके से चनाब में एक इतना बड़ा पानी का हमारी तारीख का बड़ा रेला वो हमने गुजारा, और फिर अनफॉर्चुनेटली उसके 4 दिन बाद एक दोबारा उससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी का 6.25 लाख क्यूसेक का फिर एक रेला वो पंजाब के दरियाए चनाब में आया, और जिसने उसने मुतासर किया हमें। इसमें कुछ इनंडेशन हुई। अब जो दूसरा रेला है वो इस वक्त हेड त्रिबू के मुकाम पर मौजूद है, और जो पहला वाला रेला है वो मुल्तान में जलालपुर पीरवाला और मलिका इलाकों में इनंडेशंस करते हुए इस वक्त हेड पंजनद की तरफ पहुंच चुका हुआ है। 24 घंटे से ग्रेजुअली इंक्रीज की तरफ जा रहा है, और अगले 24 घंटे में हम इसकी पीक अटेन हो। इसी तरह रावी की बात की जाए तो आपने देखा लाहौर ने 1988 के बाद सबसे बड़ा पानी ये 2025 में शादरा के मुकाम से 2,20,000 क्यूसिक्स वो गुजारा। उसके बाद बल्लोकी से होता हुआ ये काठिया पानी साहब, जब काठिया सिंधाई पे साहब, पहुंचा तो वहां हमें काठिया साहब, पानी अब सिंध पहुंच रहा है। आप क्या देखते हैं कि जो पानी सिंध पहुंच रहा है, अब कह रहे हैं कि जो उस सिंध में सुपर फ्लड नहीं होगा, पंजाब ने सुपर फ्लड सह लिया है, सिंध में नहीं होगा, आप ये बात मानते हैं? जी बिल्कुल मुजम्मिल साहब, यही है। एक तो सिंध में पानी जो हमारी इनिशियल प्रोजेक्शंस थी वो 6 तारीख को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पंजाब में मैसिव इनंडेशंस हुई, रिलीफ कट्स हुए, तो पंजाब से पानी सिंध में अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा। अभी काफी सारी पॉन्डिंग है, और 2 जगह पे जो मेन पॉन्डिंग है, एक रावी की जो पॉन्डिंग टोबा टेक सिंह खानेवाल और शोरकोट के मुलिका इलाकों में, और दूसरी बड़ी पॉन्डिंग अब मुल्तान के मुकाम पर ये हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से जो लैग टाइम्स थे और जो पानी ने जिन औकात में जिस इंटरवल के साथ पहुंचना था वो अब कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। तो हम अब ये फोर्सी कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में पंजनद के मुकाम पर रावी, चनाब और सतलुज का पानी अपनी पीक अटेन करेगा, और इसके बाद ये पानी फिर 2 दिन की मजीद मुसाफत के बाद गुड्डू के जरिए ये सिंध प्रोविंस में दाखिल होगा। जी सिंध में कितना पानी जाएगा और उनकी कैपेसिटी क्या है? थोड़ा आप सिंध की सिचुएशन अगर आप हमें फोरकास्ट दे सकें। जी, सिंध पे तो मैं इतनी बात कर सकूंगा कि हम यही पंजाब में से फोर्सी कर रहे हैं कि सिंध में 7 से 8 लाख मिनिमम ये पानी दाखिल होगा अगले 2 से 3 दिन के दौरान, और बहरहाल वहाँ पे भी जो कच्चा है वो ज़रूर मुतासिर होगा। अच्छा, अब आपने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, कैंपों में लाके बिठा लिया, उनको वहाँ खाना दे रहे हैं, जानी नुकसान होने से कम नुकसान हुआ, बचा लिया। अब एक मरहला इस पानी के गुजरने के बाद इनको वापस अपने इलाकों में रिहैबिलिटेट करने का भी होगा। इन इलाकों में पानी इनके गांव में कब तक खड़ा रहेगा, कब ये वापस जा सकेंगे? ये कोई टाइमलाइन भी आपके ज़हन में है कि पानी निकाल कर वापस दरिया में कैसे फेंकेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, अब ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा कि ये तकरीबन हमारी पंजाब की तारीख की बड़ी पॉन्डिंग है और बड़ी सैलाब है जो इस वक्त सेंट्रल पंजाब और अब जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें क्योंकि पानी को तीनों दरिया एक वक्त में चले, आपने देखा कैसे बैकवाटर इफेक्ट रहा रावी का कि चनाब ने उसको पूरा मौका ना दिया, और अब हमें थोड़ा खदशा था कि दरिया सिंध में भी क्योंकि फ्लोज हैं तो वो जो चनाब का पानी कोट मिट्ठन के मुकाम पे उससे मिलना है, उसको भी शायद उस थ्रस्ट के साथ पानी का नकासी वो ना हो और हमें कुछ डिलेड ड्रेनेज ये हमारी रहे। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में अभी तकरीबन 1 हफ्ता मजीद प्रॉपरली पानी के रिसेशन में पंजाब में लगेगा। अच्छा, और इक्विपमेंट कौन सा है जो कि अभी नाकाफ़ी है, क्योंकि आप ऑब्वियसली जिस इदारे में हैं उसमें ओवरऑल हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, किन किन चैलेंजेस का सामना है, कितनी इक्विपमेंट की अभी मजीद ज़रूरत है जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है या नाकाफ़ी है, या फिर बाहर से हमें मंगाने की ज़रूरत है?
जी बिल्कुल। इस वक्त अगर आप से मैं शेयर कर सकूं तो पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब पूरी तरह से ना सिर्फ खुद मुतहरक हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को उन्होंने पूरी तरह से मुतहरक किया हुआ है। और एक उनकी स्टैंडिंग ये डायरेक्शंस हैं तमाम महकमों को कि अपने तमाम तर वसाइल जो है उनको डाइवर्ट करना है हमने फ्लड अफेक्टीज के प्रॉपर रिलीफ के लिए। और इस वक्त तमाम सेक्टरीज और तमाम मुतलका महकमे, वो लाइफ स्टॉक हो जो कि वनडे और चारे वनडे का इंतजाम कर रहा है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो जो चारे का इंतजाम कर रहा है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है जो हेल्थ कवर को इंश्योर कर रहा है, या वो डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल इंतजामिया हो जो खाने का इंतजाम मुतासरीन के लिए कर रहे हैं, तमाम के पास ना वसाइल की कोई कमी है। पीडीएम में पंजाब को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्रॉपरली इसमें बिल्कुल हम कंफर्टेबल हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरह कंफर्टेबल रखे हुए हैं कि फ्लड मुतासरीन के लिए और सैलाब मुतासरीन के लिए वसाइल की पंजाब गवर्नमेंट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस वक्त पंजाब में कितने लोग कैंपों में या ऐसे सेंटर्स में मौजूद हैं जो घरों से आपने निकाल कर उनको इवैक्यूएट किया है? क्या तादाद है उनकी जो लोग आपसे खाना खा रहे हैं, आपके पास हैं, इनकी तादाद क्या है? जी इस वक्त 66,000 लोग हैं जो 24 घंटे जो पीडीएम में पंजाब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीफ कैंप्स कायम करवाए हैं, उनमें 24 घंटे 25 अजला में 66,000 लोग वो मौजूद हैं जिनको ना सिर्फ 3 वक्त का खाना बल्कि मेडिकल और लाइफ स्टॉक कवर फराहम किया जा रहा है। एक जरा लाइटर नोट पर सवाल पूछ लूं, बोटी वाली बिरयानी दे रहे हैं ना? बस कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इरफान साहब ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, लोगों तक और लाइफ इमदाद स्टॉक कितना है आपके पास जिसको आपने इवैक्यूएट किया है? 66,000 तो इंसान हो गए, लाइफ स्टॉक कितना है जो इवैक्यूएट किया हुआ है? बस मुजम्मिल साहब मैं यही कहूँगा, इस वक्त जितना भी गवर्नमेंट कर रही है उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये मानना है कि हमें इन मुतासरीन के लिए मजीद करना है, और वो इनका खाना हो, इनके जानवर हो, या फिर इनके लिए मेडिकल कवर मैं जानवरों की तादाद पूछ रहा हूं कि कितने जानवर हैं जो आपने इवैक्यूएट किए हैं जो इस वक्त? हमने तकरीबन 1.8 मिलियन 18 लाख जानवर हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं सेफर प्लेसेस पे, और इसी तरह 22 लाख लोग जो हैं वो अब तक इवैक्यूएट होके वो महफूज मुकामात तक पहुंच चुके हुए हैं। एक वो किश्ती वाला वाकया भी है आपके यहाँ, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? वो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, क्या आपके यहाँ सेफ्टी मेजर्स हैं? लाइफ जैकेट्स नहीं हैं, क्या है? जी मुजम्मिल साहब, नहीं लाइफ जैकेट्स की या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और इस जो कश्ती का ये कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, अंडर वाटर कोई ऑब्जेक्ट जो है, इसका ओबीएम एक होता है आउटबोर्ड मोटर जो कश्ती को सारा चलाती है, वो किसी चीज़ से टच हुआ जिससे थोड़ा इम्बैलेंस हुई और ये कैप्साइज हुई। लेकिन आपको ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव इसमें देखना होगा कि ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो रेस्क्यू 1122 और पाकिस्तान आर्मी ने इसको अंजाम दिया। और उसमें ये आप देखें कि ये एक वाहिद वाकया है कि जिसमें खुदा न खास्ता एक बचा लिया गया, छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग खातून, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फौरन कंपनसेशन को भी इंश्योर करवाया। आखिरी सवाल काटिए साहब, अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होनी है, जी क्या करेंगे हम एक साल में कि अगले साल ये सिचुएशन ना हो? बिल्कुल, अगले साल 22% बारिशें सैलाब से हम गुजर रहे हैं। इसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका पूरा हॉलिस्टिक एंड टू एंड सोल्यूशन के लिए वो ना सिर्फ पेशबंदी अभी से शुरू की है, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ओवरऑल जो मौसमियाती तगय्युरात हैं उससे पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखेगा। आमीन सुमा आमीन। लेकिन मुतासरीन जो कि इस टाइम मौजूद हैं उन कैंप्स के अंदर, वो अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि उन तक इमदाद उस तरह नहीं पहुंच पा रही जिस तरह पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। मुजम्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में यौम दिफा के सालाना जश्न के बाद यानी कि 6 सितंबर के बाद यौम फ़ज़ाइया के तौर पर 7 सितंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और 1965 की जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के कई फ़ज़ाई अड्डे तबाह किए थे, उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम फ़ज़ाइया के मौका पर अपने पैगाम में पाक फ़ज़ाइया के जांबाज़ों को, शहदा को
शानदार खिराज अकीदत भी पेश किया है, सदर ने भी पेश किया है खिराज अकीदत। मुजम्मिल साहब, कितना अहमियत का हामिल है ये दिन आज के तनाजुर से, 10 मई के तनाजुर से इसको देखें, मार्का हाई कॉर्पोरेशन के बाद से, 7 मई के तनाजुर से देखें ना, 6-0 के तनाजुर से देखें, तो इस वक्त तो एयरफोर्स हमारे माथे का झूमर है। बेशक हर पाकिस्तानी को अपनी एयरफोर्स पर फ़ख्र है। वैसे एयरफोर्स ने 1965 में भी कमाल किया था। बेशक। और टू बी वेरी फ्रैंक है, मैं मालूम से लेके एयरफोर्स की एक शानदार तारीख है पाकिस्तान में। इन्होंने कम वसाइल से हमेशा दुश्मन को नाखों चलने छुपाए हैं। और 7 सितंबर को हम यौम फ़ज़ाइया मनाते हैं हर साल। इस साल तो ज़्यादा जोश व खरोश है। मैंने देखा है लोग एयरफोर्स के लिए बहुत जोश व खरोश है लोगों में, और लोग राफेल गिरने और इस सारे पे लोग एयरफोर्स को बहुत पजीराई मिली है। और हम देख रहे हैं कि जो एयरफोर्स के जिन लोगों को मार्का हक में शानदार कारकर्दगी तमगे मिले हैं वो नेशनल हीरो हैं। और जेब साहब का तो बहुत क्रश भी चल रहा है। स्टिल तो इसलिए इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब भी हुई है। तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है इस मौका पर भी कि अगली दफ़ा अगर कुछ होता है और भारत अगर फिर से पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखेगा तो फिर 6-0 की रेशो नहीं होगी, बल्कि 0-60 की रेशो होगी। यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान के दिफा की जामन है। बेशक। और भारत को अगर किसी चीज़ ने रोका हुआ है तो वो इसी खौफ ने रोका हुआ है। ट्रू। ठीक है ना, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है और तहरीक इंसाफ को ही जिस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी पूरी सियासत से, एक और मसला दरपेश है। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं हाजी गुलबर खान और पीटीआई के 10 अरकान हैं, उनको पार्टी के खिलाफ साजिश करने पर, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर बरतरफ कर दिया गया है। इल्ज़ाम दुरुस्त है मुज़म्मिल साहब? देखें, वहाँ तो पूरी पीटीआई जो है वो पीटीआई से को छोड़ गई थी ना, कि एक तो नहीं लंबी लिस्ट है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि पीटीआई ने इतने अरसे बाद इन लोगों को क्यों निकाला है। लेकिन अब इतने अरसे से वो लोग वजीर बने हुए थे और इतने अरसे से था, तो अब क्यों फ़र्क किया है। तो 26 नवंबर को गिलगित में इंतखाबात हैं, इंतखाबात का बिगल बज गया, सितंबर आ गया, बीच में 1 महीना अक्टूबर का है और 26 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा इंतखाबात हैं। मेरे ख्याल में ये जो आज इन्होंने लोगों को निकाला है ये नई सफ़बंदी है, ताकि इनकी जगह पे जिन लोगों को टिकट देने हैं उनको पार्टी में आगे लाया जा सके, उनको शामिल किया जा सके। और इन ऐलान है कि हम अगला टिकट इन लोगों को पीटीआई का नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुद्दत तो ये असम्बली 26 नवंबर तक पूरी कर रही है। हाँ ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि खालिद खुर्शीद को सजा हुए 1 साल 1.5 हो गया, उनकी जगह नया वज़ीर आला को बने 1.5 साल हो गया, ये सारों को मुनहरफ हुए 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल में पीटीआई ने कुछ नहीं किया, खामोशी से ये सारा तमाशा देखा है। अब जो ये गिलगित 10 अरकान है जीबी असम्बली, जिनमें 9 वज़ीर शामिल हैं, हाँ जी। इनको पार्टी से निकाला है। वो इसलिए निकाला है कि 26 नवंबर को अगला इंतखाब हो रहा है और वो अगले इंतखाब की तैयारी में पीटीआई ने इनको निकाला है। कोई ये मैं इसको कोई पार्टी पॉलिसी से बेवफाई पे नहीं निकाला। पार्टी पॉलिसी से बेवफाई पे निकालना होता तो तब निकाल देते जब उन्होंने बेवफाई की थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तब तो उन्हें निकाला नहीं, तब तो उनके पास पीटीआई का झंडा और सब कुछ रहा। अब चूंकि 1 महीने बाद इलेक्शन है तो इसलिए निकाला है क्योंकि ये भी आगे पीटीआई से नहीं लड़ना चाह रहे होंगे और वो भी। तो ये जो इंतखाबात का गिलगित का बिगल बजा है तो उस बिगल के लिए ये जो है ये किया गया। और मेरे ख्याल में इस बार वहाँ अब भी खालिद खुर्शीद साहब तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। पीटीआई की हम नई क़यादत जीबी में देखेंगे। ये सब लोग जो हैं उस पार्टी में होंगे जिसकी अगली हुकूमत आ रही होगी। और अगली हुकूमत किसकी आ रही है? क्योंकि हुकूमत के अपने अंदर से आवाज़ें तहरीक इंसाफ के हक में उठ रही हैं। मसलन कैप्टन सफदर, मसलन मोहम्मद ज़ुबैर, पार्टी के अपने बहुत से लोग हैं, हुकूमत के अपने बहुत से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को मार्जिन देने की बात कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि आने वाला टाइम तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने वाला है? नहीं, कोई आप बेफिक्र हैं, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ, पॉलिटिकल स्पेस ज़रूर दी जाएगी पीटीआई को माइनस इमरान खान। ओके, ठीक है ना। पीटीआई को पाकिस्तान में सियासत करने की खुली इजाज़त है माइनस इमरान खान। इमरान खान अडयाला में होंगे, बाकी पीटीआई अगर सियासत करना चाहेगी तो उनके लिए मैदान होगा। Who will be the face? हैं? Who will be the face of PTI?
अगर इमरान खान को माइनस करते हैं तो कौन जगह ये देगा तो इमरान फिर खान की? पीटीआई ने डिसाइड करना है ना, एस्टैब्लिशमेंट। देखिए केपी में गंडा जिनके अपने अंदर इसने फसाद चल रहे हैं वो डिसाइड करेंगे, आपके सामने सूरत हाल है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद अपने ही किसी नॉमिनी को वहाँ आगे लेके आएंगे, क्योंकि उनका ये होगा कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है। वो मफरूर भी हैं, इख्तियारी भी हैं, जी भी जा भी नहीं सकते हैं, उनकी वजारत आला भी गई है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उन्होंने खान की मोहब्बत में सारा कुछ कुर्बान किया है, तो उनको वहाँ पे जाली डिग्री पर सज़ा भी हुई है, तो वो वहाँ से फ़रार हैं। मेरे ख्याल में वो जो पार्टी को कहेंगे ना, इस वक्त पीटीआई में भी ये बहुत चल रहा है, मतलब हमाद अजहर वाली सीट पे हमाद अजहर जिसको कहेंगे टिकट मिलेगा, वो वाली सीट पे वो जिसको कहेगा टिकट मिलेगा, पार्टी में से किसी की कोई वैल्यू नहीं है। अब वहाँ पीटीआई में भी सल्तनतें हो गई हैं, मेरा ख्याल है जीबी की सल्तनत जो है वो खालिद खुर्शीद साहब की है, वो जो कहेंगे वो होगा। तो ये सब लोगों ने खालिद खुर्शीद साहब से गद्दारी की हुई थी, लिहाजा उन्होंने कहा होगा कि मैंने इन सब को फ़ौरन फारग कर दिया जाए, वो फ़ौरन फारग कर दिया। कि वैसे ये जो आपने कहा ना पीटीआई में लड़ाई बहुत चल रही है, वो जीबी के अलावा भी चल रही है। हाँ। वो तो आप देखें ना, अलीमा खान का वो अंडे वाले वाक़े के बाद जिस तरह पीटीआई आपस में लड़ रही है, उसका भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। वो जो सनम जावेद और पीटीआई वालों की लड़ाई है, जो पीटीआई ट्रॉल्स एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। पहले तो ये सब अपने मुखालफिन के साथ करते थे, तो सब कहते थे कि यार पीटीआई के ट्रॉल, अब ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रॉलिंग करते हैं, जिससे मेरे ख्याल में मुखालफिन जिसको इंजॉय करते हैं। नहीं, एक इसका फ़र्क ये होना चाहिए कि क्या वाकई तरीके इंसाफ का वोट बैंक इससे ख़राब होता है या वोट बैंक नीचे आता है, या फिर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता? इस तरह की लड़ाइयों से क्या वाकई तरीके इंसाफ कमज़ोर हो रही है, आपको लगता है? क्योंकि देखें, कमज़ोर होने की स्टेजेस हैं। अभी स्टेज है तंजीम की और वर्कर की। इस वक्त जो जद्दोजहद करनी है वो वोटर ने नहीं करनी, वो वर्कर ने करनी है। जो कोई सड़क पे आ सकता है, जो लोगों को सड़क पे लाने के लिए ब्रिज बन सकता है, जो कोई एहतजाज कर सकता है, जो कोई मुज़ाहमत कर सकता है, मेरे ख्याल में इससे पीटीआई का वर्कर डिमोरलाइज्ड हो रहा है। आप बात समझें, वोट बैंक की बात हम 2029 में करेंगे कि उस वक़्त लोगों का जहन क्या होगा, लेकिन पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात से तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और पहले सारे हारे वो, तो वो कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। देखो ना, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि अलीमा खान वाले वाक़े पर कोई पीटीआई ने एहतजाज तो नहीं किया, बल्कि आपस में लड़ने लग गई। कोई एक मुजाहरा भी पूरे पाकिस्तान में देखने में नज़र नहीं आया, बल्कि एक दूसरे को गालम गलूच नज़र आ गई। मोहसिन नकवी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो खुद ही करवाया है जो कुछ कर, और वो बुशरा बीबी की बहन ने कहा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो लोग सवाल करते हैं कि अलीमा खान के बच्चों की 4 दिन में जमानत कैसे हो गई। डराने की कोशिश तो की गई ना अलीमा खान को, उनके पता नहीं ये बेटों की गिरफ्तारी से भी, ये डंडा बुशरा बीबी ने की या किसने की, ये बड़ा क्या पड़ा है? फर्क क्या पड़ा? नहीं, फर्क तो पड़ा ना, एक्सपोज। वो कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता था पहले, कैसे मुझे पता था कि हुकूमत की तरफ से ये किया जाएगा। कौन कह रहा था? अलीमा खान ने कहा। तो वो तो मरियम भट्टो कह रही हैं कि इन्होंने खुद कराया। आज आप मरियम भट्टो की बात पे यकीन कर रहे हैं? नहीं, मतलब आप बात समझिए ना कि वो पीटीआई के अपने अंदर से ये जो उनके ट्रॉल्स हैं, मैं देख रहा था। देखिए, 2 किस्म के ट्रॉल्स हैं। एक ट्रॉल्स हैं जो अलीमा खान के कंट्रोल में हैं, जो बाहर बैठे हैं। एक ट्रॉल्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और केपी में बैठे हैं। जो केपी में बैठे ट्रॉल्स हैं वो बाहर वाले ट्रॉल से लड़ रहे हैं। जो बाहर वाले ट्रॉल्स हैं वो अलीमा खान के हामी हैं, जो अंदर वाले ट्रॉल्स हैं वो बुशरा बीबी के हामी हैं। तो ये डिवीजन तो हमें नजर आ रही है ना, नंद भाभी की लड़ाई, जो कि हम, मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई, लेकिन इस वाक़े के बाद तो ज़्यादा एक्सपोज हुआ मामला, और जो है वो जिस तरह एक दूसरे को गालम गलोच की जा रही है, ये भी कोई अच्छी रिवायत नहीं है। एक दूसरे की ख़वातीन की जिस तरह करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, मैं सनम जावेद का सुन रहा था, जिस तरह उसके बारे में बात की जा रही थी। देखिए, उनके मुखालफिन उनके बारे में बात करते थे तो वो बोलते थे, अब जब अंदर से हो रही है तो हम क्या करें? एंजॉय? अच्छा, नहीं, एंजॉय करने वाली बात नहीं, अफसोस की बात है। मतलब आप एंजॉय करें, मैं तो अफसोस की नहीं बात कर रहे हैं। सब लोग एंजॉय, यही तो चाह रहे थे। नहीं, हम यही तो चाह रहे थे, तरीके इंसाफ के। हम तो गालम गलूज के कल्चर का खात्मा चाहते हैं, हम ट्रॉलिंग का ख़ात्मा चाहते हैं। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोगों को दबाव में लाया जाता है वो कोई ठीक सियासत नहीं है। तरीके इंसाफ वालों को भी गालियाँ पड़ती हैं? नहीं, वो तो खुद ही एक दूसरे को देते हैं, दूसरे को बात तो इतना सोशल मीडिया है ही नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया हुआ ये है कि वो अब उनके पास शायद लड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो वो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मुझे ये भी अफसोस हुआ कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आईं
वो बेबुनियाद। उस पर बात होने की बजाय ये आपस में ही लड़ पड़े। उस पर किसी ने बात ही नहीं की कि वो कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, या उस पर क्या है। फिर सहाफ़ियों की भी अलीमा खान से वहाँ पे थोड़ी बदमज़गी हुई पिछली उसमें, तो लिहाजा मेरे ख्याल में कोई अच्छे हालात नहीं है। हम इसको पे ना एंजॉय कर सकते हैं ना खुश हो सकते हैं, अफसोस की बात। लेकिन हम जितना इस चीज़ को हम हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं कि तरीके इंसाफ कमज़ोर हो रही है, तरीके इंसाफ का वोट बैंक नीचे आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तरीके इंसाफ को सिर्फ इमरान खान की सियासत को फर्क नहीं पड़ा। खास किस्म के ऑरा में रहती हैं। नहीं, सड़कों पर आए, पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही हूं। आपके सामने सोशल मीडिया, खास तौर पर सैलाब के दिनों, सोशल मीडिया की बात ना करें, सड़कों की बात करें। आम आदमी को बाहर निकलने को तैयार है पीटीआई के लिए। पीटीआई का वर्कर पीटीआई के साथ खड़ा है। हालात बहुत अच्छे हैं, अवाम की सूरत हाल बहुत अच्छी है, महंगाई कंट्रोल्ड है, मईशत बहुत बेहतरी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए अवाम रिजेक्ट कर चुकी है तरीके इंसाफ। रिकॉर्ड बनाया है, रिजर्व्स ऊपर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस ऊपर जा रही हैं। चाइना का बहुत कामयाब दौरा रहा है, वहाँ पे B2B बहुत बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं। ये सब कुछ अपनी जगह हकीकत है और लोग इसको देख रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, आम आदमी तो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है और इनके से खुश है। आम आदमी की सेहत पर क्या असरात पड़े हैं, हुकूमत को इस चीज़ का इससे कोई कंसर्न नहीं। महंगाई कंट्रोल में है। ठीक है, अब ठीक है, जरा टाइम चूँकि कम है, इस डिबेट को ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आगे ज़रूर बात करेंगे, इस पर बहस ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका मुझे सना नकवी को भी इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।